चलिए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपना चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, बिजनेस पॉलिसी वाला, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट हम वो फाइनेंशियल डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वाला टॉपिक देख रहे थे पेज 53 पे। अब नेक्स्ट जो है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाली बात हो रही है। मार्केटिंग के ऊपर अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा समझाऊंगा, लैंग्वेज में इतना कोई टेक्निकल बात नहीं है, फिर भी एक बार गो थ्रू करते जाएंगे। देखो, मार्केटिंग जैसे टर्म है, पहले तो वही समझना है कि मार्केटिंग को लोग, मैंने स्टार्टिंग में बोला, एडवर्टाइजिंग से कंफ्यूज कर लेते हैं कि मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग। एक्चुअली ऐसा है नहीं। मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को कंज्यूमर के हाथ में, उसके घर तक पहुंचाना, दैट इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग, जो बज क्रिएट करना होता है, बट इट इज नॉट द ओनली पॉइंट। अब इसमें आपकी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपका लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब चीज़ें भी कवर हो जाती है। अवेलेबिलिटी, डिमांड सप्लाई मैनेज करना, वो भी सब कवर हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके उसके घर तक पहुंचाना कंज्यूमर के, वो पूरा साइकिल कलेक्टिवली मार्केटिंग बोला जाता है। और उसका एक पार्ट जो एडवर्टाइजिंग होता है, ये आप पहले ही ध्यान रखना। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर करनी है मार्केटिंग को लेके, तो उसमें भी कंपनीज की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, अलग अलग ट्रिक्स होती है, जिससे वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो वही एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो मार्केट स्ट्रैटेजी है, दैट इज, या मार्केट पोजीशन बोल सकते हैं एक प्लेयर की, जिसको हम बोल रहे हैं मार्केट लीडर। मार्केट लीडर किसी भी फील्ड में उस पर्सन को बोला जाएगा जिसने सबसे पहले रिस्क लिया। इसमें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होता है, और उसके बाद आप अगर सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठे हो तो आपको मार्केट लीडर बोला जाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज उस चीज़ को बोलते हैं कि जो कंपनी पहली बार कुछ नया इनोवेट करने का रिस्क लेती है, उसको अगर वो रिस्क सक्सेसफुल हो गया तो फिर उसको लीडर बनने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि और किसी ने अभी तक ये ट्राई नहीं किया। आपने ट्राई किया। देखो, एक बोलते हैं अनएक्सप्लोर्ड पाथ होता है ना, तो उस पर जाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। अपने यूजुअली भी ह्यूमन माइंड, जो सब कर रहे हैं अपन वही करते हैं, फिर जो सब कमा रहे हैं अपन उतना ही कमा रहे हैं, फिर लगता है अपनी कमाई नहीं हो रही, मतलब तो भेड़ चाल करोगे तो वही होने वाला है। जो लोग कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं वो फेल भी होते हैं, नो डाउट। 10 बार फेल होते हैं, 11वीं बार कुछ तुक्का लग जाता है, अच्छा कि यार क्रिएटिव कर लिया, कुछ नया हो गया, अब अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन वो 10 बार फेल होने का भी करेज होना चाहिए। यार फेलियर होगा कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो करो, देख लेंगे क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो बड़ी से बड़ी कंपनीज अटेम्प्ट करती है, तो अपने को सीखना चाहिए कि हमें भी लाइफ में रिस्क लेना है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके देखो, फेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। आप कभी ट्राई नहीं करोगे तो फिर आप स्टैंडर्ड पाथ पे चलते रहोगे, तो रिजल्ट भी एवरेज ही आने, वो पॉइंट है। तो मार्केट लीडर्स यूजुअली फर्स्ट मूवर वाला रिस्क लेते हैं, और बहुत बार उनको उसका एडवांटेज मिल जाता है। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ ना, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही ले रहा हूँ, क्योंकि पॉपुलर है। टाटा मोटर्स अपना ईवी सेगमेंट में फर्स्ट मूवर है। फर्स्ट मूवर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट उतने स्केल पे है। इंडिया में जो ईवी गाड़ियों का ट्रेंड आया, उसमें इतना बड़ा प्लेयर आज की डेट में लीडर टाटा मोटर्स है। ऑन ऑन रिकॉर्ड 85% मार्केट शेयर फोर व्हीलर्स में है टाटा के पास। बाकी कंपनियां टोटल सब मिला के 15% गाड़ियां बेच रही है। अब ऐसा नहीं है कि टाटा सबसे पहले आया, इसके पहले भी कुछ कंपनीज ने इंडिया में कार लॉन्च की। एक इसकी एमजी मोटर्स की आई थी ZS EV, और एक और भी कंपनी महिंद्रा ने एक निकाली थी पहले, E20 या ऐसे कुछ करके नाम था, एक छोटी सी नैनो जैसी एक गाड़ी थी। तो सूरत में एक दो गाड़ियां हैं वो अभी भी, तो वो उसने काफ़ी साल पहले निकाली थी लेकिन चली नहीं। एक और उसके पहले एक रेवा करके कार आई थी, वो भी नैनो के साइज़ की छोटी गाड़ी थी, क्योंकि तब बैटरी उतनी अवेलेबल नहीं थी कि आप बड़ी गाड़ी बना सको। तो कुछ लोगों ने ली, 2 सीटर और उस टाइप की थी, छोटी सी स्मॉल कार थी लेकिन थोड़ी कॉस्टली थी। तो MG ने अभी निकाली तो कॉमेट, MG कॉमेट आई। तो उस टाइप की अब गाड़ियाँ, फिर इसने ह्युंडई ने कोना करके लॉन्च की थी, अभी रोड पे 2-4 दिखने लगी ह्युंडई कोना। बट वो भी काफ़ी महंगी गाड़ी थी, मतलब 27-28 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की रेंज में ZS EV और कोना लॉन्च की। तो वो ऐसा है कि मार्केट में वो गाड़ियाँ आके भी नहीं आई, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं। वो गाड़ी नॉर्मल 8-10 लाख 12 लाख की रेंज की गाड़ी है पेट्रोल में, बट उसको ईवी में उन्होंने 2.5 गुना पैसे चार्ज कर लिए, तो नहीं बिकी, हार्डली एक दो गाड़ियाँ बिकी। अब टाटा मोटर्स ने उस चीज़ पे ध्यान दिया कि देखो मार्केट खाली पड़ा है ईवी का, हम अफोर्डेबल कार्स निकालेंगे जो थोड़ी महंगी होंगी ना, तो फिर भी लोग स्विच करेंगे, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट है। मैं देखूंगा मेरे पेट्रोल का जितना कॉस्ट जाता है, उसमें अगर मैं सेविंग्स करके ब्रेक इवन ला सकूं, तो मैं थोड़ा टॉप अप करके फिर ईवी कार ले लेता हूँ। तो जिनका ज़्यादा यूज़ है डिस्टेंस वाइज डेली का, वो लोग ईवी लेंगे। तो उन्होंने फिर उस चीज़ के मार्केट को कैप्चर करके सबसे पहला रिस्क लिया कि हम ईवी गाड़ियाँ निकालेंगे। अब आज की डेट में टाटा की जितनी गाड़ियाँ आती है पेट्रोल डीजल, वो सबके ईवी वर्जन है उनके पास। तो धीरे धीरे करके उन्होंने ग्रो कर लिया। बाकी कंपनीज ने उस चीज़ को कॉम्पीट किया ही नहीं, वो मार्केट में घुसे नहीं इतनी जल्दी। जिस पेस पे टाटा एक साथ जंप कर गया, मेरे पास टाटा केमिकल है, मैं बैटरी पे काम कर सकता हूँ, LXC है तो मैं टेक्नोलॉजी पे काम कर सकता हूँ, स्टील मेरे पास है ही। तो ये सारी चीज़ें मिला के उन्होंने एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा पावर है तो साथ में चार्जिंग स्टेशन का भी उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। तो फर्स्ट मूवर, एग्रेसिव मूवर और मार्केट लीडर, वो उस तरीके से बन गया। तो ये पहली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है, या जो पोजीशन है, वो लीडर को लेके है। अब इसकी लैंग्वेज में भी आप देख लो, साथ साथ में देख लेते हैं, एक बार रीड कर लो।
The market leader is the one who controls significant market share. The goal of a market leader is to reinforce their prominent position through the use of branding, develop and maintain their corporate image, and to restrict the competitor's brand. Market leaders may adopt unconventional or unexpected approaches to building growth, and their tactical responses are likely to include product प्रोलिफरेशन, proliferation, diversification, multi-branding, creating entry barriers, vertical and horizontal integration, and corporate acquisitions. ये सब तरीके होते हैं मार्केट लीडर्स के लीडर बने रहने के। नंबर वन का गेम बड़ा प्रेशर वाला है। जो नंबर वन पे है ना, वो आराम से नहीं बैठा है, उल्टा वो टेंशन में जी रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो नंबर टू वाला है ना, वो मेरे पीछे पीछे पड़ा है, उसकी लाइफ में गोल है कि मुझे हराना है। मेरी लाइफ में गोल नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो मुझे नंबर वन रहना है ना, तो वो भी एक बर्डनसम हो जाता है कि आपको कॉन्स्टेंटली थ्राइव करना है टू इम्प्रूव। अब इसमें यहाँ पे कंपनीज क्या क्या अप्रोचेस लगाती है मार्केट लीडर बने रहने के लिए। तो प्रोडक्ट प्लोरिफरेशन में आप कुछ नया कर रहे हो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स इनोवेशंस करते जा रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन हम कल बात कर चुके हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था। डाइवर्सिफिकेशन में हम नए प्रोडक्ट्स जिस लाइन में हम नहीं है उसमें एंटर कर रहे हैं ताकि और बिजनेस को ग्रो कर सके। मल्टी ब्रांडिंग, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को अलग नाम से ब्रांड भी करती है कि भाई यही कंपनी का प्रोडक्ट है लेकिन ब्रांड नेम डिफरेंट दे दिया। कितनी बार लोगों को पता भी नहीं होता कि अच्छा ये इसका प्रोडक्ट है, तो उससे भी वो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। अभी आप रिलायंस रिटेल में जाओ, रिलायंस मॉल में शॉपिंग करने, वहाँ पे ऐसा इनका भी एक स्ट्रैटेजी है। जैसे बिग बाजार भी था या डी मार्ट भी है। अब डी मार्ट में जाके देख लो, जो भी प्रोडक्ट कोई ब्रांड का या कोई कंपनी का बिक रहा है, साथ में ना आपको डी मार्ट का लोकल खुद का पैकिंग वाला मिलेगा। ग्रोसरीज में जैसे दाल है, चावल है, आटा है, ये सब चीज़ों में। तो डी मार्ट ड्राई फ्रूट्स है, तो डी मार्ट के खुद के मसाले हैं, तो खुद के पैकिंग में वो रखता ही है। अब पता है क्या है, वो कंज्यूमर को चॉइस दे रहा है कि आप चाहो तो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद लो जो आप घर से सोच के आए हो, पर मेरा प्रोडक्ट सेम मेरा लोकल पैकिंग में बाजू में पड़ा है, ये 100 रुपये का है, मैं 75 में दे रहा हूँ। देख लो, आपको बहुत ब्रांड का और क्वालिटी का है तो वो उठाओ, क्वालिटी मेरी भी अच्छी है लेकिन प्राइस में वेरिएशन है। मेजोरिटी सेल डीमार्ट के खुद के प्रोडक्ट्स का ही होता है, दूसरी कंपनी का कम होता है। तो डीमार्ट वाला क्या है, दूसरी कंपनी का नाम यूज कर रहा है, सामान खुद का बेच रहा है, ये सब करते हैं, ठीक है। पर वो क्या कर रहा है, डीमार्ट के टैग से बेच रहा है। रिलायंस में जाओ तो अलग है। अब रिलायंस मॉल में जाओ, उसका जो जैसे किचन इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, पैन और ये सारे यूटेंसिल्स हो गए, उसने हर चीज को एक अलग ब्रांड नेम दे रखा है, लेकिन वो सारे खुद के होम ग्रोन ब्रांड है, उसके रिलायंस के ही है। तो आप रिलायंस मॉल में जो खरीद रहे हो ना, 80% सामान रिलायंस खुद बनाता है, बट उसमें ना हर चीज को उसने रिलायंस का नाम नहीं दिया, उसने कुछ और नाम दे दिया। तो पब्लिक को क्या है ना, उल्टा सही लगता है यार, हर चीज रिलायंस रिलायंस देख के भी इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा ये कंपनी का आता है, वो कंपनी का आता है, फिर कंपनी का मालिक तो रिलायंस ही है। तो मल्टी ब्रांडिंग कर करके वो लोग सारे प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं और मार्केट में लीडर बने हुए हैं कि भाई सेल तो अपना ही हो रहा है। ये वैसी चीज हो गई, तो वो कंपनीज करती है। ये तो वही ओप्पो वीवो वन प्लस एक ही जैसे सारे कंपनी के। हाँ, सिस्टर कंसर्न्स हो गई या ग्रुप कंपनी हो गई, तो होता है। मोबाइल फोन में भी वही है, उसकी स्ट्रैटेजी वैसी है कि 5 मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एक ही है, ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस, हाँ, और ये IQ वाली जो है, ये पांचों मोबाइल एक ही कंपनी बनाती है। बट उन्होंने मार्केट में जानबूझ के सेगमेंटेशन कर रखा है, वेराइटी क्रिएट कर रखी है। इससे क्या होता है ना, कस्टमर को चॉइस मिलती है। देखो मैं आपको बोलूंगा यार ये एक ही फोन अवेलेबल है, जाके ले आओ, बोरिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्या यार, फोन सब एक ही जैसे तो आते हैं, यही फोन खरीदने ला दे दे, चॉइस क्या है मेरे पास। बट उन्होंने, कंपनी ने क्या सोचा कि यार हम कस्टमर को सेगमेंट करके टारगेट करते हैं। एक गेमिंग फोन बना दिया, तो उसका ना रैम, प्रोसेसर, वीडियो ग्राफिक्स हैवी रखो, कैमरा थोड़ा लो रखो, चलेगा। गेमर्स को अपनी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, फोटो खींचेंगे बैठ के, चलेगा, उनको गेम में इंटरेस्ट है। अच्छा एक वो है जिनको फोटोग्राफी करनी है, उनको, हाँ, तो कैमरा अच्छा चाहिए, तो फिर फिल्टर अच्छे होने चाहिए उसके अंदर, वो सब चीज़ें। अब वो जो ये फोटोग्राफी में सेल्फी में लगा है वो गेम नहीं खेलेगा, तो बोले इसको कैमरा अच्छा दे दो, रैम प्रोसेसर थोड़ा एवरेज होगा, चलेगा, ब्रांडिंग अलग कर दो, थोड़ा मोबाइल का शेप अलग कर दो, मॉडल के नाम अलग रख दो। अब क्या होता है ना, कंज्यूमर का बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। वो जब जाता है शॉप में, तो शॉपकीपर उसको कंफ्यूज करता है, देख भाई 5 वेरायटी के फोन है, तुझे क्या चाहिए, ओहो इतनी सारी चॉइस है, अच्छा देखता हूँ, सोचता हूँ, फिर हाँ यूट्यूब पे जा जाकर फिर उसके स्पेसिफिकेशन देख रहा है, फीचर देख रहा है, खुश हो रहा है, यार मैंने इतना रिसर्च करके फोन लिया। मतलब बनाने वाला तो एक ही है, उसने तुझे बनाया है और फोन को ही बनाया है, सीधी बात है, उसको पता है तू क्या खरीदने वाला है, वैसे ही बेच रहा है। तो फिर कैमरा के बेस पे सिलेक्ट कर लो, या वीडियो ग्राफिक्स के बेस पे सिलेक्ट कर लो, या मेमोरी, बैटरी, स्टोरेज के बेस पे सिलेक्ट कर लो। 5 टैग लगा के दे दिए, प्रोडक्ट तो सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, तो उससे आपको फील हो रहा है कि आपने रिसर्च करके फोन खरीदा, जबकि उनको जो बेचना था उन्होंने वही बेचा है। ये वैसी बात है, तो कंपनी वाले ये करते हैं। तो मल्टी ब्रांडिंग से उनको ये बेनिफिट हो जाता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस बाइंग का अच्छा होगा तो लोग खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे, वैसा है। एंट्री बैरियर क्रिएट करना, वो तो हर बिजनेस लीडर करेगा। मैं किसी और को मार्केट में घुसने नहीं दूंगा, भाई मैं मार्केट में हूँ, मेरा ऐसा खौफ होना चाहिए कोई नया सोचे भी ना बिजनेस शुरू करने का, उस टाइप का। तो वो एंट्री बैरियर ना हर जगह क्रिएट करते हैं, और उसके तो बहुत सारे तरीके हैं उनके पास, वो एथिकल हो या अनएथिकल अलग बात है। नेक्स्ट है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ये अपन बात कर चुके हैं, सेम है।
कॉर्पोरेट एक्विजिशन, इस पे बात हुई, कंपनियां खरीदते जाओ, कंपटीशन खत्म करते जाओ। नेक्स्ट आ रहा है मार्केट चैलेंजर। ये वो होता है जो सेकंड बेस्ट है, जिसका मार्केट शेयर इंडिया में या जो भी मार्केट है उसमें लीडर के बाद दूसरा नेक्स्ट हाईएस्ट मार्केट शेयर, उसको अपने बोलेंगे मार्केट चैलेंजर। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, इनका जो तरीका है वो ऐसा है कि ये थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, इनके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट वाले को रेपुटेशन टैग का डर होता है, सेकंड वाले को तो उसको बीट करना होता है, तो वो तो उसके चक्कर में लगा हुआ है। तो ये थोड़े से एग्रेसिव और रिस्क टेकर्स हो सकते हैं, इनका एटीट्यूड यूजुअली रहता है। और ये ना मार्केट लीडर को ऐसे नेक टू नेक फॉलो करते जाते हैं, तो जहाँ जा जाएगा हम पीछे पीछे, तू जस्ट मुड़ के देख, हम तुझे देखेंगे हम पीछे खड़े हैं, तो थोड़ी सी तूने गलती की ना, हम लीडर बन जाएंगे। तो उस टाइप का फाइट चलता रहता है। तो नेक टू नेक फाइटिंग होती है और मार्केट शेयर ग्रैब करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि जैसे ये टॉप वाला थोड़ा इधर उधर हो, अपने फायदा उठा के मार्केट शेयर को गेन कर ले, वैसा है। तो वो फाइट हमेशा चलता है। अब ये आप अगर इसमें ईवी सेगमेंट में देखोगे तो टाटा मोटर्स के बाद जो कंपनीज अब एग्रेसिवली इसमें फाइट करने लगी इंडिया में, तो महिंद्रा आ गई। ठीक है, महिंद्रा ने काफ़ी कार्स निकाली जो ईवी वाली कैटेगरी में, XUV 400 और वो सब आ गई, तो वो लोग भी ईवी सेगमेंट में जा रहे हैं। MG वाला है, उसने भी बोला कार के प्राइजेस थोड़े कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं। एक चाइनीज कंपनी आई है BYD करके, देखिए, बिल्ड योर ड्रीम्स ऐसा नाम है, BYD। हाँ, तो चाइनीज कंपनी है, चाइना की कंपनी है। तो इंडिया में सूरत में शोरूम भी खुला है, वेसू में शोरूम भी है उसका, वेसू में और अडाजन में भी एक दो जगह खुला हुआ है, और वो गाड़ियाँ बिकी भी है। तो वो कंपनी भी इंडिया में आ गई अपना बिजनेस करने। तो ये सब जो है ये चैलेंजर्स हैं। अब ये टाटा मोटर ने इतना लीप ले लिया 85% कि वहाँ से उनको नीचे लाने में तो दम निकल जाएगा। अब देखो, जिसने फर्स्ट मूवर का रिस्क लिया, रेपुटेशन पे भी आ जाता है, कभी गाड़ी में आग लग गई, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, लोग सोशल मीडिया में गालियाँ दे रहे हैं, तो भी तो रिस्क लिया ना उन्होंने। ठीक है, ओला वाले में भी मैटर हुआ। तो वो लोग अगर रिस्क ले रहे हैं तो मार्केट शेयर तो कैप्चर करके रखेंगे। अब इनके लिए वो 15% में फाइट है, तो 85 वाले को नीचे गिराने में तो दम निकल जाएगा। वो लोग ऑलरेडी इतने आगे निकल चुके हैं कि हर मॉडल का ईवी ऑल्टरनेटिव उनके पास है। महिंद्रा अब उस पर काम कर रहा है, ये वैसा है। तो दे आर द मार्केट चैलेंजर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मार्केट फॉलोअर्स। ये वो लोग हैं जो आराम से बैठे हैं बैक सीट लेके, फिर तुम लोग लड़ लो आपस में, देखते हैं क्या होता है, करो, अगर कुछ सही निकला तो अपने भी रेस में आएंगे, फिर कुछ बेटर लेके आएंगे, और क्या। तो हमको कोई जल्दबाजी नहीं है कि सबसे पहले आना है, तुम लोग आपस में फाइट कर लो, तुम्हारी गलतियों से तो सीखेंगे हम, फिर पता चलेगा ना कि क्या नहीं करना है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये पेशेंस की बात होती है कि यार किसी में ऐसा पेशेंस है, किसी में नहीं है, वैसा है। तो मार्केट फॉलोअर्स वो है। इस सेगमेंट में अपना जो मार्केट फॉलोअर है मारुति सुजुकी है। हाँ, ईवी वाले सेगमेंट में एक्चुअली में ऐसा है, बिकॉज मारुति में कोई ईवी गाड़ी अभी तक निकाली नहीं है, और उसका जो कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की, वो लोग इतना कीन है भी नहीं कि उनको ईवी कार लेके आनी। ये 1-2 साल से जो मैटर चल रहा है ईवी का, आफ्टर 2021, तो सब कंपनी ईवी कर रही है, मारुति ने कोई स्टेप ही नहीं लिया। तो उनसे भी तो पूछा जाता है ना कि भाई आप लोग क्यों इसमें नहीं आ रहे हो। तो मारुति ने बोला देखो, हमें ईवी अभी इट इज़ टू अर्ली लग रहा है, तो हमें नहीं लगता कि ईवी पे इतनी जल्दी जंप करना चाहिए, तो हम लोग उस पर नहीं फोकस कर रहे इंटेंशनली, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी की उतनी हैवी क्वालिटी अभी नहीं आई है, तो थोड़ा अर्ली है। अब जो कंपनीज कर रही है वो करे, हमें नहीं करना, थोड़ा डेवलप हो जाएगा ना, फिर हम लेट से आएंगे, अभी नहीं आना चाहते। बोले हमारा पहला फोकस अभी CNG पे है और दूसरा फोकस हाइब्रिड पे है। तो मारुति पूरा कमिटेड थी CNG और हाइब्रिड पे, और उन्होंने CNG और हाइब्रिड में काफ़ी गाड़ियाँ बेची है। विटारा ब्रेजा आई है, ग्रैंड विटारा, वो हाइब्रिड आई है, माइलेज भी अच्छी है, 23 to 26 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है, क्योंकि आधा वो मोटर पे चलती है, आधा पेट्रोल पे चलती है, तो माइलेज बढ़ जाती है। तो उतनी अच्छी माइलेज अगर कोई कार दे रही है तो नॉर्मल पेट्रोल कार से डबल माइलेज होगी। तो उस हिसाब से वो हाइब्रिड वाली गाड़ियाँ काफ़ी बिक रही है। CNG काफ़ी लोग करा लेते हैं सिटी उसमें, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, बट उसमें भी वो है कि गैस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ईवी तो सबसे चीपेस्ट है, बट कंपनी इतनी कीन नहीं थी कि हमें इसमें आना है। अब लास्ट 6 महीने से कंपनी ने बोला है कि हम अब ईवी का सोच रहे हैं। नाउ ऑल्सो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग, बिकॉज बिक रही है ना गाड़ियाँ, तो अब ऐसा है कि पब्लिक डिमांड कर रही है तो हम सप्लाई करेंगे। अभी तक हमने सोचा नहीं है, स्टिल दे आर सेइंग कि 2025 से पहले तो नहीं लाएंगे, टाइम लगेगा, हमको जल्दी नहीं है। हमारा अभी फोकस CNG हाइब्रिड पे है, उसके बाद हम ईवी पे जाएंगे धीरे धीरे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तब तक डेवलप हो जाएगा, तब उस पर काम करेंगे। महिंद्रा फंसा हुआ है। अब महिंद्रा का ऐसा है कि पूरी गाड़ी का सेगमेंट क्या है, SUV, स्कॉर्पियो थार वाली कैटेगरी। और स्कॉर्पियो जैसी थार जैसी गाड़ी अगर ईवी पे निकालेगा तो जो पावर चाहिए वो कहाँ पे आएगा, खत्म हो गया। तो उतना पावरफुल इंजन डेवलप करना ईवी में, तो उसके लिए अभी चैलेंज है, क्योंकि उसका सेगमेंट जो है ना वो सिटी ड्राइव वाला है ही नहीं, ऑफ रोडिंग SUV वाला सेगमेंट है, तो उसकी मेन थीम ही वही है। अब वो कंपनी ये बोल रही है कि हमने, उसने भी जुगाड़ लगाया कि भाई क्या स्ट्रैटेजी करें। तो बोले हम लोग पेट्रोल डीजल वाले वेरिएंट भी कंटिन्यू करेंगे, पैरेलली उसके ईवी वर्जन भी लॉन्च करेंगे, ताकि हमारे जो वो कोर कस्टमर्स है ना, जो SUV का वो जो एक थ्रस्ट होता है उसको देख के गाड़ी खरीदते हैं, उनका वो एक्सपीरियंस हमें छीनना नहीं। तो अगर उनको ऐसा है कि हम पेट्रोल डीजल भरवा के वो गाड़ी का फील लेना चाहते हैं तो हम वो कंटिन्यू करेंगे,
लेकिन जिनको ऐसा है कि भाई हमें मॉडल्स वही चाहिए लेकिन ईवी पे चाहिए, तो हम ईवी में ऑल्टरनेटिव्स लाएंगे। तो वो पैरेलल 2 सीरीज चलाने वाले, नॉर्मल ट्रेडिशनल गाड़ियाँ आईसी इंजन वाली और ये वाली जो आएंगी ईवी वाली। तो वो लोग उसको मॉडिफाई कर करके उसमें भी वो गाड़ियाँ लेके आएंगे। तो उनके लिए डबल मेहनत हो गई कि जो एग्जिस्टिंग है उसको बंद करके नहीं स्टार्ट कर सकते। टाटा वाला एक पॉइंट पे चाहे तो पेट्रोल डीजल बंद करके ईवी पे जा सकता है, लेकिन महिंद्रा के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी गाड़ी का थीम वैसा है, तो वो उसके लिए उसमें फंसे हुए हैं। तो वैसी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। तो ये मार्केट फॉलोअर वाला केस है, ये आराम से आते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं। और नेक्स्ट कैटेगरी है नीश मार्केटिंग, मार्केट नीशर। ये वो हैं जिनको सिलेक्टेड कस्टमर चाहिए, प्रीमियम कस्टमर चाहिए, इनको मास को अट्रैक्ट करना नहीं, इनको क्वालिटी पे जाना है, वैसा है। अब इसमें अगर ईवी सेक्टर में बात हो रही है तो फिर इसमें मार्केट नीश में अपने को ऑडी और मर्सिडीज का एग्जांपल लेना पड़ेगा, बीएमडब्ल्यू का एग्जांपल लेना पड़ेगा। ऑडी में ई-ट्रॉन करके उसका मॉडल आता है, तो वो ईवी है। और मर्सिडीज में अभी EQC और EQE करके 2 मॉडल निकाले हैं जो प्योरली ईवी है, और रनिंग रेंज 500 किलोमीटर से ऊपर है सिंगल चार्ज में, पर गाड़ी का रेट है 1.5 करोड़। तो इतने में तो 1-2 डजन टाटा लेके रख लो चार्ज करके, टेंशन ही नहीं। तो वो गाड़ी की रेंज अलग हो गई। अब क्योंकि ईवी चल रहा है उन्होंने भी निकाल दिया। अब भाई जिसको लगता है कि भाई वो प्रीमियम सेगमेंट में भी उसको ईवी चाहिए तो दे रहे हैं ना ऑफर, ऑप्शन तो दे ही रहे हैं, वैसा हो गया। BMW ने भी पूरी सीरीज निकाली हुई है ईवी वाले व्हीकल्स की, तो वो नीश मार्केटिंग है क्योंकि उनको ऐसा नहीं चाहिए कि हमारी कोई 10 लाख गाड़ियाँ दिख जाए। उनको तो ऐसा है कि भाई लिमिटेड सेगमेंट को टारगेट करना है, लेकिन वो लग्जरी के साथ। 1.5 करोड़ की ईवी गाड़ी बेच रहा है तो सोचो कौन सी कैटेगरी को टारगेट कर रहा है, वैसा। तो वो मार्केट नीश वाली कैटेगरी होगी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, लीडर है, चैलेंजर्स हैं, फिर जो ये लेट आते हैं आराम से, फॉलोअर्स, और लास्ट में ये नीश मार्केटिंग। ये 4 कैटेगरी हो गई। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट्स पता चले? चलो आगे देखते हैं। अब मार्केट में मार्केटिंग की बात हो रही है, एंट्री स्ट्रैटेजीज बोला है कि जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तब क्या क्या चीज़ें अपने होती है और किस टाइप की स्ट्रैटेजीज लोग लगाते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं पायनियर्स। पायनियर्स वो होते हैं जो कुछ नया इनोवेट करते हैं, फर्स्ट टाइम मार्केट में कुछ लेके आए। एक्चुअली ये मार्केट क्रिएट कर देते हैं क्योंकि पहली बार इन्होंने कुछ इनोवेट किया ना, अब इनको देख के बाकी के लोग भी फिर उसको कॉपी करते हैं या थोड़ा ट्वीक करते हैं, तो दे क्रिएट अ न्यू कैटेगरी ऑफ मार्केट। अब पायनियर्स को एडवांटेज वही मिलता है फर्स्ट मूवर वाला, जैसे मैंने टाटा में आपको बोल ही दिया। इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स और नोट करने हैं तो कर सकते हो। एक तो एप्पल का एग्जांपल ले लो, जो आईपॉड आया था पहले, म्यूजिक प्लेयर आईपॉड, ठीक है। तो एप्पल वाज द फर्स्ट वन के भाई उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया और बड़ा फेमस हो गया क्योंकि इतना छोटा सा पॉकेट आईपॉड आया, तो स्टीव जॉब्स ने खुद लॉन्च किया। तो बोला अब इतने से आईपॉड के अंदर 2000-5000 गाने स्टोर कर सकते हो, ऑन द गो कहीं पे भी सुन सकते हो, कैरी करना भी ईजी है, ये वो। दैट वाज अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट क्योंकि उसके पहले टेप रिकॉर्डर और CD प्लेयर और ये सब आते थे। उसके बदले वो इतना छोटा सा पॉकेट एडिशन लेके आ गया, लेके घूमो, गाने स्टोर कर दो इसमें। तो वो लोगों को इतना इनोवेटिव लगा, भर भर के बिका है। मतलब यूएस में तो हर इंसान ने आईपॉड खरीदा होगा, पागलों की तरह बिका क्योंकि कुछ नया लेके आ गए। तो वो पायनियर्स थे, उन्होंने चीज़ क्रिएट की। दूसरा, आप इसमें बेवरेज मार्केट में कोका कोला का एग्जाम्पल ले सकते हो। कोका कोला वॉज द क्रिएटर ऑफ दिस बेवरेज इंडस्ट्री। 1886 में स्टार्ट हुआ था। कोका कोला पहले ना दवाई थी, हाँ, माइग्रेन और हेडेक की मेडिसिन थी। तो ये जिसने बनाई थी, जो उसका फाउंडर है, वो केमिस्ट था खुद। तो उसने ये फार्मूला डेवलप करके वो अपनी केमिस्ट की शॉप पे इसको एज अ मेडिसिन बेचता था कि हेडेक माइग्रेन का प्रॉब्लम हो तो आप कोका कोला लेके जाओ। तो वो कोक को उस फॉर्म में एज अ मेडिसिन बेचता था। फिर लोगों को, अपने को तो पता ही है, लोग कॉफ सिरप भी वैसे ही पीते हैं आजकल, ऐसा हो गया, ठीक है। तो लोगों ने कोका कोला जो है वो वैसे पीनी शुरू कर दी एज अ बेवरेज। थोड़ा भी हेडेक नहीं, उसको ड्रिंक की तरह पी रहे हैं। फिर इसको समझ में आया कि ये तो अलग से डिमांड बढ़ गई है और इतना लोग पी रहे हैं, तो हेडेक और माइग्रेन तो अलग चीज़ है, ये तो बेवरेज की तरह पी रहे हैं। तो उसने फिर ना जो रेसिपी है, फॉर्मूला है, उसमें मेडिसिनल कंटेंट्स को कम करके उसको थोड़ा बेवरेज कैटेगरी में लेके बेचना शुरू किया एज अ नॉन मेडिसिनल कमर्शियल प्रोडक्ट, और वो एक पूरी कैटेगरी बन गई जो बेवरेजेस की होगी। अब पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं जहाँ कोका कोला नहीं बिक रही, सब जगह सेल हो रही है। तो मार्केट उन्होंने क्रिएट कर दिया और पायनियर थे। अब उनको देख के बाकी कंपनीज आ गई, वो अलग चीज़ है, वैसा है। पर मेन फाइट तो कोका कोला और पेप्सी का ही चल रहा है, 2 बड़े ब्रांड्स है जो आपस में फाइट कर रहे हैं। बट ये है कि उन्होंने टेस्ट में वेरिएशन मेंटेन किया है, वैसा है। तो जिसको पेप्सी पसंद आ रही है वही पी रहा है, जिसको कोक पसंद आ रही है वही पी रहा है। तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि भाई टेस्ट सेम है, बाकी टेस्ट में आपको वो भी ऐसा है, किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता है। किसी को चल रहा है तो बोले ठीक है ये पेप्सी है, कोक है। 90% लोग बोले ठीक ही है, बोले सब एक ही तो है, कोई भी दे दो, जो सस्ती पड़ रही है वो दे दो। बाकी तो वही होता है, डीमार्ट में जाओ, जो सस्ती पड़े वो दे दो। वो 90 रुपये का MRP, एक 75, एक 68, 78, तो अपने सस्ती वाली उठा लेते हैं। घर पे मेहमान आने वाले तो डेफिनेटली सस्ती वाली उठाएंगे, हाँ वो भी बात है। ठीक है, तो कोका कोला एक हो गया। दूसरा एग्जांपल जो है व्हाट्सएप का ले लो, मैसेंजर कैटेगरी में पहला है, ठीक है। हाँ, अब एक बार ये पायनियर आया, कैटेगरी डेवलप की, उसके बाद पीछे देखो ऐप्स की लाइन लग गई, लेकिन आज भी व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट नहीं।
अपने अब यही बोलते हैं व्हाट्सएप कर देना, ये बोले टेलीग्राम कर देना, बोले टेलीग्राम बना दिया, हाइक आया था हाइक बना दिया, चाइना वाले वी चैट लेके आ गए थे, सबने मेहनत कर ली, लेकिन व्हाट्सएप को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। वो हैबिट डेवलप हो गई ना, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। फिर उसके बाद सबको ऐसा कि यार अब यही यूज़ करना है, आप लोग बोलते हैं व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप डिफॉल्ट है सबके पास है। टेलीग्राम हाइक कोई यंगस्टर्स में अपने में या कोई डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ कर लेता हो तो बात अलग है, तो इसलिए वो चीज़ होती है। तो ये पायनियर्स जो है कुछ नया करते हैं, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, प्रीएम्पशन ऑफ असेट्स, पहले से इसके ऊपर इन्वेस्ट करना, बायर स्विचिंग कॉस्ट। बायर स्विचिंग कॉस्ट का मतलब बायर को स्विच करके लेके आना, भाई वो प्रोडक्ट छोड़ तू इधर आ जा, तो उसमें थोड़ा मार्केटिंग का भी खर्चा हो जाता है वैसा। प्रीएम्पशन ऑफ असेट्स में उन्होंने बोला है कि अगर असेट्स स्केर्सिटी में है तो आप उसको पहले अक्वायर कर लो, तो मार्केट में सप्लाई नहीं होगा तो कंपटीशन कैसे होगा। जैसे अभी बात हो रही थी लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अगर एक कंपनी अक्वायर कर ले तो फिर बाकी लोगों को लिथियम मिलेगा तो बैटरी बनाएंगे ना। बोले बनानी तो आती है बट लिथियम कहाँ है, तो सब इनकी ओनरशिप में चला गया, कुछ नहीं हो सकता। तो कंपनीज उस तरीके से होर्डिंग करने की कोशिश करती है कि स्केर्स रॉ मटेरियल का सारा ज़्यादा से ज़्यादा राइट अपने पास हो, तो वो भी एक एडवांटेज बन जाता है। और शुरुआत में हमने कर लिया तो बाकी अब कोई फाइट नहीं कर पाएगा ये चीज़, ठीक है। तो पायनियर्स में एक कैटेगरी होगी। नेक्स्ट देखो क्लोज फॉलोअर्स, ये वही हो गया जैसे पीछे देख रहे थे ना, चैलेंजर्स पीछे पड़े रहते हैं। कोक के साथ पेप्सी हो गया, व्हाट्सएप के साथ टेलीग्राम हो गया। अब कैसा है कि ये फॉलो करते हैं और फिर उसको बीट करने की कोशिश करते रहते हैं कंटिन्यूस। अब इसमें वॉर चलती रहती है। अब व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम देख लो, व्हाट्सएप का पहला वर्जन देखोगे तो उसमें कुछ भी नहीं था, बेसिक मैसेंजर था कि भाई फ्री के एसएमएस मिल रहे हैं आपको और कुछ भी नहीं है, वही था। अब धीरे धीरे करके कितना अपग्रेड कर दिया। अब अपग्रेड के नाम पे इरिटेट करना चालू कर दिया, कम्युनिटी ने, चैनल ने। बोला भाई तू या तो इंस्टा और व्हाट्सएप और सब मिक्स करके फेसबुक एक बना दे, एक तो 3-3 ऐप पे जाके सबकी फोटो देखनी पड़ती है, ऊपर से फिर 3 ऐप के सारे फीचर भी मिक्स करता रहता है। ऐसा भी है कि एक पे रखो तो तीनों पे आ जाते हैं। हाँ, वो ऐड ऑप्शन आता ऑप्शन है। वाला। हाँ, इंस्टा पे डालो तो पूछता है ऐड टू फेसबुक। Facebook, मतलब मैं खुद फेसबुक ऑन नहीं करता हूँ तो मेरे को क्या करना है फोटो डाल के, तो वो ऑप्शन देता है इंटीग्रेट कर दिया। मतलब तीनों ऐप का एक दिन मर्जर करके एक बना दे ताकि हमको भी शांति हो जाए। क्योंकि व्हाट्सएप पे भी वही फीचर डाल दिए, स्टोरी वाले ने, ये वाले, अब इंस्टा पे भी वही चल रहा है, तो कुछ वेरिएशन नहीं रखा वैसा है। पेमेंट वाला भी डाल दिया। हाँ, पेमेंट वाला भी आ गया। चलो पेमेंट वाला स्टिल एक बार कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये बाकी के सारे फीचर मिक्स करे जा रहा है तो बोरिंग होता जा रहा है। और लोग भी फिर वही करते हैं, इंस्टा पे भी स्टोरी डालते हैं, फिर व्हाट्सएप पे भी जाके स्टोरी डालते हैं, चेक करते हैं कितने लोग दोनों जगह देख रहे हैं। बोला क्या फायदा है, वो भी वेले अलग ही, दोनों जगह जाके देख रहे हैं, तो वो होता है। तो टेलीग्राम जो है उसको ट्रैक किए जा रहा है, लेकिन व्हाट्सएप भी अपडेट किए जा रहा है। अभी व्हाट्सएप पे भी आप 2 GB तक की फाइल शेयर कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। पहले से ऑप्शंस नहीं थे, अभी वो HD वाला ऑप्शन आ गया। तो पहले लोग डॉक्यूमेंट कर करके फोटो भेजते थे, उसको समझ आ गई कि ये परेशानी वाला काम है, HD ऑप्शन डाल दिया, सारी फोटो एक साथ HD में जा रही है। तो फीचर्स वो लोग ऐड किए जा रहे हैं वैसा। तो ये क्या होता है ना, फॉलोअर्स जो बार बार पीछे से आके उनको परेशान करते रहते हैं ना कि हम तुमको टेक ओवर कर लेंगे, उस चक्कर में लीडर्स या पायनियर्स भी ना ऑन द एज रहते हैं कि अपने को भी इनोवेशन करना है। तो कभी कभी इनोवेशन के नाम पे फालतू फीचर लेके भी आ जाते हैं, ये झेलना पड़ता है अपने को और क्या। नेक्स्ट लेट एंट्रेंट, ये वो है कि भाई तुम सब तुम्हारा हो गया, अब हम आते हैं मार्केट में। अब बेवरेज मार्केट में अगर एग्जांपल ले तो कैंपा कोला का एग्जांपल ले, रिलायंस वाला जो आया। कोक पेप्सी तो इतने साल से, वो पहले थी, वो कंपनी बंद हो गई, हाँ फिर से हाँ, वो कैंपा कोला ऐसा है कि 80s 90s का बहुत फेमस ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। और तब क्या है, इंडिया में फॉरेन कोल्ड ड्रिंक्स अलाउड नहीं थी, क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट तो अलाउड था नहीं। तो एक पॉइंट पे 1970s में कोका कोला को परमिशन मिली थी कि इंडिया में बेच सकते हो, तो ओनली कोका कोला वॉज अवेलेबल। फिर इमरजेंसी के बाद और ये 80s 90s में बीच में कोका कोला वापस बैन भी हो गई थी, तो तब कैंपा कोला लोकल प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया और उनकी कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी चलने लगी। और उसमें भी ये सारा जैसे ऑरेंज फैंटा बेस्ड कोल्ड ड्रिंक है और ये सारे ऑप्शंस थे, और कोला बेस्ड है, तो वो लोग स्प्राइट जैसा भी बना रहे थे, नाम अलग अलग थे। तो ऐसे 3-4 फ्लेवर्स थे जो बिक रहे थे। अब कैंपा कोला फिर टाइम के साथ, अब क्या अभी 91 के बाद जो पॉलिसीज आई LPG वाली, उसमें तो सारे फॉरेन ब्रांड्स आ गए, तो कैंपा कोला सस्टेन नहीं कर पाया, तो धीरे धीरे वो बंद हो गया। बट उसका जो ब्रांड नेम है, अभी ऐसा है ना कि आपको नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो, 40-50s वालों को, एज वालों को कैंपा कोला पूछो, सबको पता है। मतलब उनके वो यंगर डेज में उन्होंने कोई कोल्ड ड्रिंक पी होगी तो कैंपा कोला है, तो वो सबको नाम पता है। अब रिलायंस ने क्या सोचा कि यार मुझे मार्केट में उतरना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपना नया ब्रांड नेम सेटअप करूँ, तो उसमें मार्केटिंग में खर्चा होगा, बस क्रिएट करना पड़ेगा। कैंपा कोला में ऐसा है कि अभी जो जनरेशन है 50% को तो पता है कैंपा कोला क्या है, तो बोले वो खाली नाम मिल जाए ना मुझे, तो लॉन्च करने में टाइम नहीं लगेगा। उसने कैंपा कोला के ओनर से ये ब्रांड नेम खाली 22 करोड़ रुपए में खरीदा है, उसके लिए कुछ नहीं है। मार्केटिंग कॉस्ट में 22 करोड़ इज जीरो। मतलब यही अगर वो खुद का ब्रांड डेवलप करता, उसके एडवर्टाइजमेंट्स करता, किसी सेलिब्रिटी को लेकर एंडोर्समेंट कराता, तो उसका खर्चा ना 1000 करोड़ भी हो सकता था।
तो वो खर्चा उसने 20 करोड़ में 22 करोड़ में कर लिया। कैंपा कोला का मालिक बेचारा 20 साल से वो नाम लेके बैठा, उसको क्या मिल रहा है? उसका बिजनेस तो बंद पड़ा है, लेकिन पेटेंट उसके नाम पे होगा, कॉपीराइट होगा, उसने वो नाम खरीद लिया कि भाई मेरे को ब्रांड नेम दे दे, तू पैसे ले ले एक बार में, फ्री हो जा। उसको मिल गए 22 करोड़। अब कैंपा कोला के नाम से कोल्ड ड्रिंक उतारने में रिलायंस वाले को टाइम नहीं लगा, क्योंकि सबको पता है एक तो रिलायंस है, ऊपर से कैंपा कोला पॉपुलर नेम है। तो बेवरेज मार्केट तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, उसके बाद ये घुसा है, तो दिस इज अ लेट एंट्रेंट। लेकिन उसके पास फाइट करने का एक ही तरीका है, अपने को पता है, प्राइस वॉर। ठीक है, ये तो अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक फ्री में नहीं बांट रहा, कोई भरोसा नहीं। बोले कोल्ड ड्रिंक पियो, स्क्रैच कूपन लो, क्या पता पैसे वापस मिल जाए, हमारी कोल्ड ड्रिंक पीने के पैसे ले लो, हो सकता है। 1 GB नेट में 1 GB, हाँ ये इंटीग्रेशन भी कर सकता है कैंपा कोला के साथ, 1 GB डेटा फ्री। ठीक है, तो ये मार्केटिंग वाला पूरा जो ब्लॉक है अपना वो यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, अगला ब्लॉक हो गया। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या प्लानिंग बेसिक है क्या? स्टाफ मैनेजमेंट करना कंपनी में। अब आजकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना, उसमें भी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लोगों को काम पे रख लिया, पे कर दिया, सैलरी दे दी, हो गया। अब एम्प्लॉयज़ के एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है कंपनी में। तो एचआर मैनेजर एक्चुअली में इवेंट प्लानर भी है। हाँ, फैक्ट ये है, ये आपने काफ़ी जगह देखा होगा, सोशल मीडिया में भी आते हैं, दिवाली पे रंगोली की थाली लेके घूम रहे बताओ ये सब, फिर एवरी फ्राइडे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं। अब कुछ नए एम्प्लॉय होते हैं, उनको एक्टिविटी मजा आ रहा होता है, बोले यार क्रिएटिव कंपनी अच्छी है यार, एक्टिविटी करा रही है। पुराने होते हैं, पक चुके होते हैं, बोले फालतू की गेम वेम खिलाते रहते हैं, क्या टाइम पास, इससे अच्छा छुट्टी दे दो, घर जाके आराम करें। वो वैसे भी होते हैं। तो एचआर मैनेजर जो है वो इवेंट मैनेजर है, उसको ये भी ध्यान रखना है। आजकल कॉर्पोरेट पिकनिक होते हैं, हाँ अब होने भी चाहिए। देखो स्कूल में पिकनिक गए, कॉलेज में गए, क्लासेस में गए, तो ऑफिस ने क्या बिगाड़ा है? वहाँ पे भी होना चाहिए ना, वो ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए कि जो ऑफिस में काम कर रहा है वो भी स्कूल कॉलेज से पिकनिक होते हुए आया है, फिर उसको वहाँ के फील होता है मेरी लाइफ बोरिंग हो गई। पहले यार कॉलेज में मजा आती थी, पिकनिक जाते थे, डीजे पार्टी होती थी, फन फेयर होता था, इवेंट्स होते थे, तो थोड़ा माहौल अच्छा रहता था। बोले सब सीरियस हो गया, तो अब इन्होंने ये ट्रेंड चेंज कर दिया कि यही जनरेशन आगे आ रही है ना, इनका वो जो मजा है ना वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो भाई इनके पिकनिक, अब कॉर्पोरेट पिकनिक अलग कैटेगरी है, तो भाई पूरा स्टाफ एक साथ पिकनिक पे जा रहा है, तो वो भी एक कैटेगरी हो गई। इवेंट्स होते रहते हैं, सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ पार्टी करते रहने का, ताकि एम्प्लॉय को ना ऑफिस आने का मन करे। और जो बोर फील होता है ना उसको कि यार बोरिंग जगह है, खाली काम करो चले जाओ, तो वैसा एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कंपनीज वैसे काम कर रही है, तो वो सारा काम एचआर मैनेजर पे आता है कि भाई तू ये इवेंट मैनेज कर ले। तो अगर आपको खुद को इवेंट प्लानिंग बोरिंग लगता है कि इसे तो घर पे बैठो, तो एचआर मैनेजर वाला काम आपका नहीं है फिर, क्योंकि आपको ये सब एंटरटेनमेंट उनके लिए ढूंढते रहना पड़ेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। वैसा है, मूवी डे कर रहे हैं, डीजे पार्टी कर रहे हैं, सब कॉमन चीज़ें कंपनियों में, ठीक है, होना भी चाहिए। खाली काम करते रहेंगे तो पक जाएंगे, सीधी बात है। तो एचआर वालों के लिए जो स्ट्रैटेजीज है उसमें क्या करना है क्या नहीं, उसकी बात हो रही है। तो देखते हैं, थोड़ा लैंग्वेज के साथ चलते हैं, स्टार्ट करो, रीड करना। Formulation या implementation? हाँ, फॉर्मुलेशन। Human resource planning is a process that identifies current and future human resources needs for an organization to achieve its goal. As defined by Bulla and Scott, human resource planning is the process for ensuring that the human resource requirements of an organization are identified and plans are made for satisfying those requirements. Really defined workforce planning as a process in which an organization attempts to estimate the demand for labor and evaluate the size, nature, and sources of supply which will be required to meet the demand. ठीक है, बात तो वही हो गई, डिमांड सप्लाई को मैनेज करना और कंपनी में वैसा एक प्लान और एटमॉस्फेयर मेंटेन करना जिससे ह्यूमन रिसोर्स जो भी काम कर रहे हैं उनको काम करने में मजा आए, मन लगना चाहिए काम करने में, वो तो इम्पोर्टेंट है। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है, पॉइंट वाइज दे रखा है। पहले तो बोला क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयर ब्रांड। ब्रांड में आप देख लो टाटा, मतलब सबको वहाँ जाके काम करना है, वैसा है, उनको एम्प्लॉय ढूंढने नहीं पड़ते, एम्प्लॉय आते हैं सामने से कि हमको काम पे रख लो, वैसा हो गया। वो ब्रांड वैसा क्रिएट कर दिया क्योंकि मार्केट में इमेज ये है कि भाई टाटा के एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ बहुत मिलती है, और क्योंकि वो फैसिलिटीज़ मिलती है तो हर एम्प्लॉय उनके साथ जुड़ना चाहता है कि यार ये इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि यार पैसे दे रहे काम करा रहे, तो उसकी नीड्स का भी ध्यान रख रहे हैं। प्लस ये है कि पैसे अगर उसके बदले थोड़े से कम भी मिल जाए तो भी एम्प्लॉय रेडी है कि यार बाकी कंपनीज के मुकाबले फैसिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा पैसा कम मिल रहा है तो फैसिलिटीज़ मिल जाती तो ज़्यादा बेटर है, वैसा है, तो वो एक एडवांटेज है। दूसरा उन्होंने बोला है रिटेंशन स्ट्रैटेजी, ये भी कंपनीज को लगानी पड़ती है। रिटेंशन मतलब क्या है, एम्प्लॉय हर साल भाग जाते हैं, दूसरी जगह अप्लाई कर दिया हाइक के चक्कर में, ब्लैकमेलिंग चलता है, यार मेरे को तो पहले दूसरी कंपनी में अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ से कुछ ऑफर लेटर मिल गया तो यहाँ वाले एचआर को दिखाएंगे कि देख भाई वो तो इतना ऑफर कर रहे हैं, तुम इतना अप्रेजल कर दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, सीधी बात है, या तो मेरे पैसे बढ़ाओ या मैं छोड़ देता हूँ। अब बार बार क्या होता है ना कि एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए, वो कंपनी के लिए मुसीबत वाला काम है, क्योंकि नए स्टाफ का फिर इंटरव्यू करो, फिर उसको ट्रेन करो, फिर उसको सेट करो, फिर जैसे ही वो काम सीख जाए फिर वो दूसरी जगह अप्लाई कर देता है, ये चलता रहता है। तो उस वजह से ना कंपनी बहुत परेशान होती है। तो एचआर वाले को बेचारे को ये भी ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय को खुश रखो, उसको बहाने मत दो यहाँ से भागने के, रिटेंशन स्ट्रैटेजी।
उसके लिए पे हाइक्स, अप्रेजल, ये सब चीज़ें चलती है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ भी आजकल कम नहीं, जो नई जनरेशन है, मिलेनियल बोल लो या जेनजी वाले बोल लो, ये बोर भी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो अपनी जनरेशन बहुत जल्दी बोर हो जाती है, ठीक है। आप देख लो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं अपन, 15 मिनट का वीडियो बोरिंग लगता है, अब 15 सेकंड में चेंज, ठीक है। तो वो आदत वैसी हो गई ना, रिटेंशन पावर अपना कम हो गया है कि हर चीज़ में अपने बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। काम में भी यही है, 2 साल से कोई बंदा सेम रोल पे काम कर रहा है कंपनी में, वो पक चुका है, बोले यार रोज एक ही एक काम, या तो कुछ नया सिखा दो या मैं कंपनी छोड़ देता हूँ। अब कंपनी वालों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इनके रोल चेंज करते रहो। अब वो अच्छी बात भी है, मतलब एम्प्लॉय ये समझ गया है कि यार मुझे भी अपग्रेड होते रहना पड़ेगा, नया नया सीखते रहना पड़ेगा। एक काम मैं 20 साल से कर रहा हूँ तो मैंने और क्या सीखा, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ ना मेरा। तो वैसा है, मुझे भी नया काम सिखाओ। तो कंपनी में इंटरनली वो लोग डिपार्टमेंट चेंज कराते रहते हैं। अब जो कंपनी ये मैनेज कर पाती है, वो स्टाफ को रिटेन कर पाती है। कितनी बार कंपनीज नहीं भी कर पाती, कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो कहीं और चला जाता है कि मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, नया काम सीखूंगा, लेकिन ग्रो करता रहूंगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, वैसे 4-5 रोल चेंज कर चुके हो, फिर आप जब किसी कंपनी में जाते हो ना, तो आपके सीवी में दिखता है कि इसने इतने इतने डिपार्टमेंट्स में काम किया है। तो एक तो लर्निंग एटीट्यूड है, नया सीखना चाहता है, वेराइटी का काम करना चाहता है और एक्सपीरियंस लेके आए। अब वहाँ पे मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। तो यंगस्टर्स ये कर रहे हैं कि पहले 8-10 साल में ना कंपनियां स्विच कर करके अलग अलग फील्ड का काम सीख लेते हैं, फिर 10 साल के बाद जो फिर उनको पे मिलता है वो एकदम से हाइक हो जाता है, तो वो बेनिफिट उनको वहाँ दिखता है। पहले के लोग ऐसा नहीं सोचते थे, शांति से 25 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब से ज्वाइन किया यही रोल है अपना, रिटायर भी हुए तो उसी पोस्ट पे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, शांति की लाइफ चल रही है। आजकल ऐसा नहीं, आजकल अपने को शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। तो एचआर को ये भी ध्यान रखना है कि इनको रिटेन करके रखना है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेरे फ्रेंड का अभी जॉब चेंज करनी थी, तो साथ में बैठे थे, तो हम बैठे थे, उसके एचआर का फ़ोन आया कि उसने मतलब रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दिया था कि भाई मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। तो 10-15 मिनट तक उसके पीछे ही पड़ गई, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्योंकि जाने नहीं देना ना, फिर जाने देंगे तो बार बार फिर नए एम्प्लॉय को रखो। तो उसको हर तरीके से पूछ लिया कि आपको मतलब वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा है, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, किसी पर्सन से कोई इशू है, पे स्केल का प्रॉब्लम है, क्या इशू आ रहा है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बोलो, उसका सॉल्यूशन करेंगे, बट रेजिग्नेशन देने की क्या नीड है। तो अब वो ऐसा बोर हो गया था, बोला मुझे काम करना नहीं है, मुझे पे हाइक तो दूसरी जगह मिल ही जाएगा, वो तो चाहिए, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बोर हो चुका हूँ, तो मुझे दूसरा कुछ चाहिए। तो उसने इनफॉर्मली पूछा था कि रोल चेंज कर दो, तो बोले दूसरे रोल में कहीं जगह नहीं है, तो फिर उसने बोला रिजाइन कर देता हूँ। अब वो पीछे पड़ गए कि बोले आपको अगर पे स्केल बढ़ाना है तो वी कैन नेगोशिएट, ये वो। अब ये सामने कुछ और हिंट ही नहीं दे रहा, सीधा बोले बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का एटमोसफियर अच्छा है, पैसे भी ठीक है, सब अच्छा है, बस मुझे नहीं करना है। तो बोले बोर हो चुका हूँ। अब इसका तो क्या सोल्यूशन भी, तो बोर हो गए क्या करे। उसने और कुछ उसने और कुछ बात ही नहीं बोली, बोले नहीं बस मुझे, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा। तो एचआर उसको सारे ऑप्शन दिए जा रही, तो उसने 10-15 मिनट बात की। अब फिर भी वो एचआर भी सरेंडर तो करेगी नहीं इतनी जल्दी, चलो ठीक है भैया तेरे को जाना है तो जा, कितना समझाऊंगी, उसका तो काम ही हुई है कि इसको रोकना है। बोले नहीं आप 2 दिन और टाइम लो, सोचो, हम फिर से एक बार कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, आपके और भी कोई पॉइंट्स हो कुछ हो। हाँ, तो उनको जाने नहीं देना है, तो अभी भी उसने तो क्लियर 10 बार ना बोल दिया, बोले मैं कुछ भी हो जाए मेरे को नहीं करना है, कंपनी बहुत अच्छी है, मैं तो रिकमेंड भी करूंगा लोगों को, लेकिन मुझे और कुछ करना है, तो मैं रोल चेंज करना है, तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद भी वो बोले नहीं आप 2 दिन का टाइम लो, अपने फिर से बात करते हैं, आप सोच लो, ये वो तो सोच ही चुका है, 10 बार तो ना बोल चुका है। तेरा मन नहीं मान रहा ना कि उसको नहीं रुकना तो कर ले 2 दिन बाद फोन, उसका आंसर थोड़ी ना चेंज होगा। तो वही हुआ, उसको कंपनी छोड़नी थी, उसने छोड़ दी, बट एचआर का काम है, वो तो करेगी, उसको तो मेंटेन करनी है वो चीज़। एब्सेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये भी बड़ा खतरनाक है एचआर में। एक तो स्टाफ आता नहीं, आज ये छुट्टी पे, कल वो छुट्टी पे, फिर इसका काम कौन करेगा, उसका काम, हाँ इसका काम कौन करेगा, उसका काम कौन करेगा। फिर क्या होता है ना, जो छुट्टी मारता है उसके हिस्से का काम बाकी में बटेगा, वो बाकियों को समझ तो आ रही है कि आज हमारा काम बढ़ा दिया, अब वो मन में गालियां दे रहे हैं, बोले यार ये अच्छा है, ये छुट्टी मारता है, इसका काम हमको करना पड़ता है। वो चीज़ फिर बाद में रिवर्स होती है, फिर ये छुट्टी मारेगा तो उस पर काम आएगा, फिर वो बदले ले रहा है, बोले मैं भी नहीं आऊंगा, तू कर काम, तुझे पता है, वो सब चल रहा है। अब ये चीजें ना डायरेक्ट किसी को पास ऑन कर दी ना, एक एम्प्लॉय को बोला तू नहीं आ रहा, तेरा काम उसको दे दे, तो आपस में ये झगड़ा ही हो जाएगा। तो एचआर को मैनेज करना है कि यार कौन गायब है, वो पहले से पता है, तो इसके इससे काम फिर बाकियों में कैसे कैसे बांटना है, तो वो मैनेजमेंट भी हो गया। तो कहीं ना कहीं वो एब्सेंस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो भी एचआर का एक पार्ट हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी, वही जैसे मैंने आपको बोला यार, एम्प्लॉय रोल चेंज करना चाहता है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो। आप बोलो नहीं नहीं अब तो यही काम करने को मिलेगा, तो बोर हो जाएगा, परेशानी होगी। रोल शिफ्टिंग जो है वो कंपनी या टीम चेंज कर दो, या एक प्रोजेक्ट को कर चुका है, सेम प्रोजेक्ट मत दो, दूसरा काम दे दो, उसको लगे मैं कुछ अलग अलग सीख रहा हूँ, कि एटलीस्ट रोटेशन में वो कंपनी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाके अपना काम सीख सके। तो वैसा थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। टैलेंट मैनेजमेंट तो होगा, जो जिस चीज़ में टैलेंटेड है उसे वो काम करवाओ, वो तो अब एचआर को समझ में आना चाहिए ना, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, ये भी होगा, किसको रिक्रूट करना है, किसको नहीं, सिलेक्शन कैसे करना है, क्राइटेरियाज होते हैं कंपनी के, इतना इजीली किसी को भी तो काम पे रखेंगे नहीं। अब इसमें भी क्या है, वो इंटरव्यू राउंड्स और वो सब जो होते हैं, तो अब तो ऐसा हो गया 5-5, 6-6 राउंड्स होते हैं, तब जाके आपका फाइनल इंटरव्यू आता है। उसके पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, कितनों को तो वहीं खत्म के भाई इनका तो काम, इनको बुलाएंगे भी नहीं,
फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, फिर आपको वहाँ पे बुलाएंगे तो रिटर्न एग्जाम होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू तो लास्ट में आता है। तो तीन चार फेजेस क्रॉस करने के बाद आपका नंबर आता है। तो वैसी स्ट्रैटेजीज जो है वो भी एचआर डिपार्टमेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि किस बेसिस पे हम किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे वैसा। अब बोला एचआर मैनेजमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्लानिंग है, वो तो सही है। कोई भी प्रोसेस वन टाइम नहीं हो सकता, ये तो हर एम्प्लॉय का रोज कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। तो ऑन गोइंग प्रोसेस तो रहने वाला है, वो इम्प्लाइड सी बात है। ठीक है, बेस्ट फिट मैनेज करना है एम्प्लॉयज और जॉब्स के बीच में, वर्कफोर्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, स्पेयर स्टाफ भी अवेलेबल होना चाहिए, ये सब एचआर को ध्यान रखना पड़ेगा। बोला है कि एचआर प्लानिंग में 3 की एलिमेंट्स है। फोरकास्टिंग द लेबर डिमांड, कितने लोगों की जरूरत पड़ सकती है, पहले से स्टाफ थोड़ा लेके रखना पड़ेगा, बाद में काम आ गया और स्टाफ नहीं हुआ, पीक टाइम में होता है ना, स्टाफ डिमांड बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से आप देख लो कितनी बार ये रेस्टोरेंट्स और कैफेज में भी होता है, संडे भीड़ ज़्यादा होती है, सैटरडे संडे। तो कितनी बार वो होटल वाले ना वीकली स्टाफ भी रखते हैं कि भाई सैटरडे संडे 4 बंदे एक्स्ट्रा चाहिए, वो दिहाड़ी पे रख दिया कि डेली वेजेस पे कर दी, शाम को बात खत्म, मंडे टू फ्राइडे अपने को जितना स्टाफ चाहिए उतना ही रखेंगे। तो आपको लेबर डिमांड के हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अभी जो लेबर सप्लाई अवेलेबल है उसको एनालाइज करो, कौन किस काम का है, कितना एफिशिएंट है, और उस चीज़ को बैलेंस करना। तो मेन वही डिमांड सप्लाई वाला गेम। तो ये फॉर्मुलेशन की बात हो गई। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो उसमें पॉइंट वाइज बोला है। सबसे पहले असेसिंग द करंट एचआर कैपेसिटी, ठीक है, तो उसमें वही है कितनी नीड है जो ऊपर देखा, मतलब बैलेंसिंग वाला पार्ट हो गया और कुछ नहीं। फोरकास्टिंग द रिक्वायरमेंट्स, अभी कितनी कैपेसिटी है हमारी, कितना स्टाफ हम रख सकते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, गैप कितना है, मतलब कितने लोग चाहिए और कितने लोग हैं। अगर उसमें कुछ गैप है तो गैप फिलअप करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। कितनी बार क्या होता है कंपनी कॉस्ट कटिंग में लग जाती है कि भाई अपने को स्टाफ कम करना है, लेकिन अगर काम उतना ही है तो फिर वो बाकी स्टाफ कितना मैनेज करेगा, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए ना, और वो अगर नहीं मैनेज कर पा रहे एक पॉइंट के बाद तो फिर आपको स्टाफ रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो ये गैप एनालिसिस जो है वो करके फिर हमें डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना चाहिए। नेक्स्ट, रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी। रीस्ट्रक्चरिंग वही जो मैंने आपको बोला, ग्रुप चेंज कर दो, एक एम्प्लॉय को एक टीम से उठा के दूसरे में डाल दो, तो उससे उसको भी लगेगा रोटेशन हो रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो तो आपको करना ही है मैनेज, के स्टाफ को पहले काम सिखाना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट में दिस इंक्लूड्स रिक्रूटिंग न्यू हायर्स दैट ऑलरेडी हैव द स्किल्स द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन द फ्यूचर, अपन ने देखा ऊपर। आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी, ये भी एक काम की चीज़ है। आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी में ये है कि कितना काम हमें खुद करना है, कितना किसी और से कराना है। तो जो आपको लगे कि ये काम हम क्यों करें, इसके लिए हम स्टाफ क्यों रखें, आउटसोर्स कर देते हैं, तो स्टाफिंग नहीं करना पड़ेगा। आउटसोर्स करके जो सामने वाले को फीस पे करनी है वो काम करा लेंगे, तो किसी और एंटिटी को आप काम दे सकते हो, आउटसोर्सिंग कर सकते हो। कोलैबोरेशन, हाँ ये वो वाला इंस्टा वाला कोलैब नहीं ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी जो है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कंपनीज हैं वो लोग आपस में कितनी बार ऐसे कोलैबोरेशंस कर लेते हैं कि हम आपका काम करने का तरीका है उससे कुछ सीखना चाहते हैं, वाइस वर्सा। डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है तो कर सकते हैं भाई, दोनों फील्ड ही अलग है, और ऐसा नहीं कि हमसे सीख के आप हमको ही कंपटीशन दे दोगे तो फिर कोई नहीं करेगा। बट ऐसी जो डाइवर्सिफाइड फील्ड होती है उसमें कितनी बार कंपनीज क्या करती है, एक दूसरे के स्टाफ को ट्रेनिंग देती है कि भाई आपका स्टाफ जो है वो हमारे यहाँ आके हमसे सीख ले कि हम कैसे काम करते हैं, वाइस वर्सा, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो गया। तो वैसी चीज़ें होती है, वो कर सकते हैं। रिटेंशन स्ट्रैटेजी में बता चुका हूँ। ऑन बोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, ये इम्प्लाइड है। देखो आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी 100-200 लोगों का स्टाफ काम करता है, आप आज आपका ज्वाइनिंग है, आप तो किसी को जानते ही नहीं, तो थोड़ा हेजिटेशन भी होता है, किससे बात करें, क्या बात करें, किसी को जानते नहीं है, कुछ पूछना भी होगा तो आप सोचोगे यार किससे पूछूं किससे नहीं, तो वो हेजिटेशन फील होती है क्योंकि अभी आप किसी से इतना जेलअप नहीं हुए, बॉन्डिंग नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या है, फिर वो एचआर को ही ध्यान रखना है कि जब नए स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं, तो उसका एक ओरिएंटेशन जैसा कर दो। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर साल के एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो भाई 5-7 लोगों का नया स्टाफ आया, 50-60 लोग ऑलरेडी है, तो एक गेट टुगेदर जैसा कर लो, एक इवेंट कर लो। तो उसमें क्या होगा, सबको इंट्रोड्यूस करा दो, ये नए एम्प्लॉय है, इस कंपनी में काम करते थे या फ्रेशर है। अब उनको उसको टीम असाइन कर दो कि भाई आप ये टीम के साथ काम करोगे, उनको एक बार इंट्रोड्यूस करा दो। अब क्या होगा, उसके पास एटलीस्ट वो टीम के 2-4 लोग हैं बात करने को, तो उनके साथ वो मैटर शेयर कर सकता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। तो कोई बात करने वाला मिलेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो अपने आप वो सिस्टम में जल्दी सेट हो जाएगा। आपने उसको 100 लोगों में अकेला छोड़ दिया, भाई तू देख ले अपने आप, बेचारे को समझ ही नहीं आएगी मैं किससे बात करूँ, स्टार्ट कैसे करूँ, तो वो इशू होगा। तो ओरिएंटेशन का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। नेक्स्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप में वही है, कभी भी कंपनी में कोई नए रिक्रूट्स आते हैं, जैसे आप आर्टिकलशिप भी करोगे तो सेम होगा, तो भाई वहाँ पे सीनियर आर्टिकल्स होंगे जो आपसे 6 महीना साल पहले से काम कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ ही ज्वाइन करा देंगे क्योंकि उसको बेसिक सिखाया हुआ है, उसको उसके सीनियर ने सिखाया होगा। तो आपके एम्प्लॉयर को आपको कम सिखाना पड़ेगा, आप उसके साथ बात कर करके धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाओगे। तो उस तरीके का मेंटरशिप वाला सिस्टम जो है वो फॉलो होता है। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब है कि भाई उससे काम करा रहे हैं, उसको पैसे अच्छे दो।
उसको पैसे सही लगेंगे तो वो टिकेगा, नहीं तो फिर कहीं और चला जाएगा एम्प्लॉय। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, ये देखा होगा काफ़ी जगह, ये डोमिनोज वाला करता था, अभी भी करता है नहीं पता नहीं। एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ना वो बिलिंग काउंटर पे उसका फोटो लगा रखा होता था, फिर ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, उसका नाम है, फिर अपन फोटो देख के ढूंढ रहे होते थे अंदर ये कहाँ है, फिर उसी दिन छुट्टी पे है वो, बोला क्या है एम्प्लॉय ऑफ द वीक है और छुट्टी पे है, तो होता है। अब क्या होता है ना, वो जो रिकग्निशन है, बहुत सारे ह्यूमन नेचर है, किसी को रिकग्निशन से, अप्रिसिएशन से बड़ी खुशी मिलती है, आप उसकी तारीफ कर दो, वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, अरे यार तेरे से अच्छा कोई काम ही नहीं करता है, इतना बढ़िया इंसान है तो, क्या काम करता है, काम की क्वालिटी अलग है, वैसा है। अब है ना, उसको अप्रिसिएशन से खुशी हो रही है ना, वो और अच्छे से काम करेगा, यार मेरी तारीफ हुई, अब मैं काम करूँगा। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो तारीफ क्यों हो रही है, लेकिन हो रही है। अब कितने लोग ऐसे होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं, बोले तारीफ वारीफ मत कर, फ्री की, मेरे को कोई तारीफ नहीं सुननी, पैसे चाहिए, बहुत अच्छा काम करता हूँ ना मैं, तो हाइक कर दे, 10% सैलरी बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, तो मुझे समझ में आएगा कि सच में अच्छा काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो आधे लोगों को रिवॉर्ड से फर्क पड़ता है, आधे लोगों को अवार्ड से फर्क पड़ता है, तो इसमें दोनों चीजें, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। अब जिसको रिकग्निशन मिल रही है वो उसमें खुश है, तो कंपनीज करती रहती है वीकली कि भाई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, एम्प्लॉय ऑफ द वीक है, तो वो लीडर बोर्ड पे आने के चक्कर में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वैसा है। और दूसरा रिवॉर्ड सिस्टम, इंसेंटिव्स, पैसे अच्छे दो उनको, और क्या। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा मिथ है, वर्क लाइफ बैलेंस। हर कोई ये ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है कहाँ, ठीक है। कॉर्पोरेट वालों को पूछो वर्क लाइफ बैलेंस, अब कोशिश तो चलती रहती है, लेकिन वही है कि आप अचीव कर पाते हो कि नहीं, आपके ऊपर है। लॉकडाउन में ऑनलाइन हुआ, वर्क फ्रॉम होम हुआ, सबको लगा आप शांति है, घर बैठ के काम करो, कोई टेंशन नहीं, फिर बाद में बोले यार अब ऑफिस जाना है, घर पे नहीं बैठना। ये कंपनी वालों ने भी फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब क्या, जिसकी 8 घंटे की ड्यूटी थी उससे ना 11-11 घंटे काम करा रहे। अब मैनेजर भी क्या बेशरम है, बोले तू ट्रेन से आता जाता था ना, तो देखो लगता था ना 1.5 घंटा आने जाने में, तेरा टाइम बच रहा है ना, तो काम कर ले उसमें। बोला यार ये क्या बात हुई, मतलब मैं घर से काम कर रहा हूँ तो मेरे आवर्स तो उतने होने चाहिए इफेक्टिव। अब मैं 1.5 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, उससे तुझे क्या लेना देना। बोले नहीं लेना देना है, वो 1.5 घंटा तेरा वैसे ही वेस्ट होता था, कंपनी के लिए दे दे, कंपनी ग्रो करेगी, तेरा भी तो फायदा होगा। तो 8 के बदले 11 घंटे काम हो रहा है, तो इसको लग रहा है तो मेरे साथ स्कैम हो रहा है। ट्रेन में बैठा हूँ, कम से कम बैठ के गाने सुन रहा हूँ, काम तो नहीं करना पड़ रहा है। अब ये तो चक्कर ही अलग हो गया, तो उस चक्कर में लोग इरिटेट हो गए। अच्छा फिर क्या है ना, मीटिंग एनी टाइम आ रही है, वर्किंग आवर खत्म होने के 4 घंटे बाद, अब सो रहा है एम्प्लॉय, बोले यार मैं आराम से सो रहा हूँ, उन्हें अर्जेंट मीटिंग है अभी ज्वाइन करो। अब ये भी नहीं बोल सकते बाहर हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, भाई कहाँ जाना है, घर पे तो बैठे हो, तो मीटिंग अटेंड कर लो। तो इतने इरिटेट हो गए ना सारे एम्प्लॉय, बोले नहीं अब तो तुम ऑफिस बुलाओ कि 8 घंटे का काम खत्म हो, उसके बाद तुम कौन और मैं कौन, अब अगले दिन मिलेंगे, अब डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और अभी वो हाइब्रिड वाला सिस्टम चल रहा है, तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे अपन ने बात कर ली। कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, जैसे मैंने बोला, एचआर एम्प्लॉय से बात भी करते रहते हैं, भाई कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है तो आप शेयर कर सकते हो। फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई इस कंपनी के वर्क एटमॉस्फेयर में आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स लगते हैं तो आप सजेशंस दे सकते हो, एनोनिमस दे दो या डायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो भी चीज़ें होती। डीलिंग विद द चेंज, अब एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड में जैसे जैसे चेंज आता है, आपको भी एज एन एचआर अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला पहले एचआर का काम खाली रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का था, सैलरी का था, बाकी नहीं। अब इवेंट मैनेजमेंट भी हो गया, तो ये चेंज आया लोगों के एटीट्यूड में, तो उसको भी तो चेंज होना पड़ा। अब जो पुराने एचआर है जिन्होंने काम कभी नहीं किया, उनको भी इवेंट प्लानिंग सीखना पड़ रहा है कि यार एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना है तो क्या करे, करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स है। फॉस्टरिंग टीम वर्क को प्रमोट करना, टीम को सेलिब्रेट करना। अब क्या है, आईटी में जैसे अलग अलग टीम्स काम कर रही है अपनी कंपनी में, तो किसी टीम ने किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, अच्छा एप्रिसिएशन उसको मिल रहा है, तो भाई टीम का सेलिब्रेशन, कि आज इस टीम के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, चलो भाई पार्टी रख ली, कुछ खाना पीना मंगा लिया, म्यूजिक प्ले कर दिया, ये कर दिया, तो उनको भी तो दिख रहा है ना कि यार हमारी कंपनी 50 टीमें काम करती है, उसमें से हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, टीम की सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि आपने काम किया, कुछ अचीव किया तो आपकी तारीफ भी होगी, वैसा। तो वो चीज़ होनी चाहिए, तो टीम सेलिब्रेशन। ठीक, तो ये एचआर वाला पार्ट हो गया बस, ठीक है। इसके बाद फिर प्रोडक्शन वाली नेक्स्ट कैटेगरी, वो अपने कल कंटिन्यू करते हैं आज का।